क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। मैं रामानुजार्यन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अध्यात्म पावर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भंते बिनाचार्य, जिनको बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने बुरी तरह से फंसाया और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया। आज भंते बिनाचार्य जेल में हैं और उनकी रिहाई को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में लगातार एक जो आक्रोश बना हुआ है और प्रदर्शन जो लगातार वो कर रहे हैं भंते बिनाचार्य की रिहाई को लेकर, लेकिन अभी भी बिहार सरकार के कानों में जूं तक भी नहीं रेंगा। यानी बिहार सरकार को कुछ भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने जिस तरह से उनको फंसाया है और जिस प्लान के तौर पर फंसाया है, इतनी आसानी नहीं है उनकी जमानत। आपको बता दें कि भंते बिनाचार्य के वकील ने दावा किया था कि उनके साथ जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उनके साथ साजिश किया गया है, गेम प्लान के तौर पर उनके साथ जो भी हुआ है, उसी वजह से आज भंते बिनाचार्य कहीं ना कहीं जेल में है। क्योंकि भंते बिनाचार्य के ऊपर ऐसे ऐसे केस लगा दिए गए हैं कि उनका छूटना मुश्किल लग रहा है। आपको बता दें कि वकील का कहना है कि भंते बिनाचार्य के साथ मारपीट के अलावा मर्डर केस भी और साथ ही साथ लूटपाट के भी केस लगाए गए हैं, जिससे काफ़ी मुश्किल हो रही है उनको जमानत कराने में। उन्होंने दावा ये भी किया कि जो भी उनके साथ हुआ है उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं और बहुत जल्द ही हम उन्हें निर्दोष साबित करेंगे और उनकी रिहाई करेंगे। तो कुल मिलाकर एक जो उम्मीद जगी है भंते बिनाचार्य की रिहाई को लेकर, वो साफ तौर से नज़र आई थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो वकील ने क्या कहा था, पहले आप उस वीडियो को देखिए। वो बैठ करके एक सोची समझी साजिश के तहत और एक कंप्यूटर पर टाइप करके एक व्यक्ति ने लगाया है। उस व्यक्ति का कहना है कि मैं जब अपनी दुकान बंद करके जा रहा था तो उसके ऊपर हमला हुआ, जो सूचक हैं इस केस के। और हमले का कारण ये बताते हैं कि ये चाह रहे थे कि महाबोधि जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसमें कुछ लोग रोड़ा डाल रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। जो सूचक है वो ना तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है और ना वो किसी पद पर है जो मुक्ति आंदोलन को प्रभावित कर सके। तो किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई जो भी वहाँ आंदोलनकारी लोग हैं या भंते जी हैं, क्यों हमला करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आरोप लगाए गए हैं वो देखने से ही लगता है कि बिल्कुल वो सोच समझ करके और झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि उस व्यक्ति के ऊपर, सूचक के ऊपर जान से मारने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो है एक बहुत ही गंदा आरोप लगाया गया है एक भिक्षुणी के ऊपर, और ये कहा गया है कि कुछ लोग उनके छाती के ऊपर चढ़ गए, गला दबाने की कोशिश हुई और ये उनका दांत टूट गया, ये भी एक क्लेम है सूचक का। तो इतने गंभीर रूप से अगर वो जख्मी हुए तो तुरंत उन्होंने कंप्यूटर पर टाइप करके ये रिटन रिपोर्ट कैसे दे दिया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब प्रशासन को या जो सूचक हैं उनको देना होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरीके का हमला होता है और वो घायल हो जाता है, उसकी छाती पे लोग चढ़ जाते हैं और दांत टूट जाता है, तो एक नेचुरल जो उसका आउटकम होगा कि उनका फर्द बयान वहाँ पे दर्ज होना चाहिए। अगर ये घटना वास्तविक होती तो या तो वो मेडिकल में जाते, मेडिकल में फ़र्द बयान दर्ज होता, या घटनास्थल पर भी पुलिस थी, घटनास्थल पे उनका फ़र्द बयान दर्ज होता। लेकिन चूंकि एक बनी बनाई बनावटी घटना करके और भंते जी को जेल भेजना था जो उनके विरोधी हैं, इसी के चलते ये एक काल्पनिक घटना बना करके और एफआईआर दर्ज की गई। इस केस में पुलिस की भी मिली भगत कुछ लग रही है? देखिए, पुलिस को गुमराह तो जरूर किया गया है, क्योंकि पुलिस का काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन करना। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन करना, ये जब तक पुलिस उस घटना की सत्यता को नहीं जांचती तब तक ये एफआईआर करना जो है वो बहुत प्रॉपर नहीं लगता है। इसलिए इतना तो तय है कि पुलिस को गुमराह किया गया है।
इस वक्त पूरे देश के लोगों की नजरें गड़ी है भंते विनय आचार्य जी को बेल कराने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं और बहुत शीघ्र आप लोगों की शुभकामना से भंते जी का बेल हो जाना चाहिए। सुमित पाल नाम के एक भंते जी हैं जो वीडियो बना के ये कह रहे हैं कि हमने कोई एफआईआर नहीं कराई है। क्या आपके पास कोई ऐसा एफआईआर की कॉपी आई है? जी हाँ, एक तो है जिसमें सुमित पाल जो हैं वो सूचक के रूप में हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज कराई है तो ये अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है कि उन्होंने अगर नहीं दर्ज कराई तो उनके नाम पर किसने दर्ज कराई। दूसरी चीज़ है कि इस पूरे मामले में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए, चूँकि भंते विनय आचार्य जी बहुत शिद्दत से और एक बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, तो उनके जो भी विरोधी हैं वो बार बार इन लोगों के ऊपर एक एफआईआर 1 बाय 1 एफआईआर दर्ज कराते चले जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक साजिश की ओर संकेत करता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से भंते विनय आचार्य के वकील ने ये दावा किया कि उनके साथ जो भी हुआ है झूठा हुआ है। यहाँ पर सुमित पाल की भी उन्होंने बात की। जिस तरह से सुमित पाल ने एक बयान में कहा था कि हमने भंते विनय आचार्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जो कुछ कहा है भंते करुणाशील राहुल के खिलाफ कहा है। लेकिन यहाँ पर जो वकील ने ये बात कही है कि भंते सुमित पाल ने भी कहीं ना कहीं उन पर मुकदमा दर्ज करवाया था। अगर इसमें भंते सुमित पाल का कोई मतलब नहीं है तो फिर ये मुकदमा दर्ज कराया किसने, ये बात भी उन्होंने बताई। अब आपको बता दें कि भंते विनय आचार्य के साथ जो गेम प्लान ये मनवादी सरकार ने किया है, और साथ ही साथ कुछ बौद्ध भिक्खु जैसे प्रज्ञाशील भंते सुमित पाल, आकाश लामा, प्रज्ञाशील सहित और बौद्ध भिक्खुओं ने उनके साथ जो गेम प्लान किया, उससे आज बौद्धों में कहीं ना कहीं विवाद हो गया है। कुछ लोग जो है आकाश लामा को सही कह रहे हैं, तो कुछ लोग भंते विनय आचार्य को, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भंते विनय आचार्य के साथ जो हुआ सही हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भंते विनय आचार्य के साथ जो हुआ गलत हुआ। तो यानी कहने का मतलब कि जो बौद्ध थे वो भी दो भागों में बट गए हैं। बौद्ध भिक्षुओं में भी कहीं ना कहीं विवाद हुआ है, और जिससे बौद्ध विरासत को पाना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। आखिर मुश्किल क्यों लग रहा है, आपको हम बता दें कि 90 दिनों से जब तक आंदोलन चल रहा था, जब तक भंते विनय आचार्य वहाँ पर मौजूद थे, तब तक तो आंदोलन में कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। पूरी तरह से एकदम सटीक आंदोलन चल रहा था। हाँ, एक बात ये थी कि आकाश लामा को, प्रज्ञाशील को, सुमित पाल को इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं भंते जो विनय आचार्य हैं उनको इसका पूरा श्रेय न मिल जाए, और यदि वो कुछ सफलता पाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो इस बात को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई थी, इनको लगा था कि पूरा श्रेय तो कहीं ना कहीं भंते विनय आचार्य को मिल रहा है। तो इस वजह से भी इनको नाराज़गी हुई, क्योंकि सम्मान सबको चाहिए, और जब सम्मान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, तो लोग बगावत भी करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आकाश लामा और प्रज्ञाशील सुमित पाल के साथ। लेकिन उसका अंजाम जो है कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षुओं पर पड़ रहा है, तथागत बुद्ध के जो भी अनुयायी हैं उन पर पड़ रहा है। जब आपस में मामला, दो भाई जब लड़े, दो लोग अपने आप में लड़े, वो भी खास अपने हों, तो फिर विरोध भी करना नहीं बनता है। और इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं महाबोधि टेम्पल में जो आंदोलन बहुजन समाज के लोगों सहित बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, वो कहीं ना कहीं धराशायी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि अब पूरा टेंट उजड़ चुका है। वहाँ पर जो धरना स्थल था वो एक खुला मंजर बन गया है। वहाँ पर न टेंट का पता है, न बौद्ध भिक्षुओं का पता है, न किसी प्रकार का कोई आंदोलन नज़र आ रहा है। तो दो लोगों में जो लड़ाई हुई है, दो जो अपने आप में विवाद किए हैं, उससे आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और जो महाबोधि टेम्पल बौद्ध विहार को बचाने की बात आ रही थी, बौद्ध विरासत को बचाने की बात आ रही थी, अब कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो बिहार सरकार चाहती थी वो अपने मकसद में सफल हुई है। क्योंकि हमेशा ये अंग्रेज़ों ने कहा था कि फूट डालो राज करो, और जो नियम था कहीं ना कहीं ये हमारे देश में हर जगह पर लागू हो रहे हैं। किसी के ऊपर भी यदि राज करना है तो कहीं ना कहीं फूट डाल दो। यही काम जो है बिहार सरकार ने भंते विनय आचार्य और आकाश लामा के साथ किया।
उस बिहार सरकार ने दोनों के अंदर फूट डाला और उसकी वजह से आज महाबोधि टेम्पल कहीं ना कहीं खतरे में है। और जो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बौद्ध विरासत कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि भंते बिनाचार्य जेल में है और जो आंदोलन था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अब देखते हैं कि क्या होगा, ये समय बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।